कभी दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बंद दरवाजा माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। तमिलनाडु में जिस पार्टी को कभी 2 से 3% वोट मुश्किल से मिलता था, उसी बीजेपी को पिछले चुनाव में 11% वोट मिला था। तेलंगाना में बीजेपी तीसरी मुख्य ताकत के रूप में मुकाबले में आ चुकी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के साथ एनडीए मजबूत हुआ है और केरल में भी बीजेपी धीरे धीरे अपनी जमीन बढ़ा रही है। बहुत धीमी गति है, लेकिन बढ़ा रही है। सवाल यह नहीं कि बीजेपी दक्षिण में कोशिश कर रही है, सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की राजनीति का नक्शा बदलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी मान चुकी है दिल्ली की सत्ता का रास्ता अब दक्षिण से होकर जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। 2013 में जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए, तब बीजेपी की असली ताकत उत्तर भारत और पश्चिम भारत तक सीमित मानी जाती थी। दक्षिण भारत उस समय लगभग एक बंद दरवाजा था बीजेपी के लिए। अगर कर्नाटक को हम छोड़ दें तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बीजेपी या तो बहुत छोटी ताकत थी या नहीं के बराबर उसकी मौजूदगी थी। लेकिन पिछले 12 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद की बात करें तो यह तस्वीर बदल गई है। बीजेपी ने उत्तर, पश्चिम, पूर्वोत्तर में एक एक कर अपनी जमीन बनाई। असम हो, त्रिपुरा, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उसने या तो सरकारें बनाई या खुद को मुख्य विपक्ष में बदल लिया। इसी वजह से अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर दक्षिण भारत पर टिक गई है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी वही मॉडल दक्षिण में भी दोहरा पाएगी जो उसने यहां पर दोहराया था। हालांकि बीजेपी खुद मानती है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत जैसा नहीं है, लेकिन फिर उसके सामने पश्चिम बंगाल के परिणाम आ जाते हैं, जिसे बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन जमीन माना जाता था। लोग कहते थे बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं आ सकती, वहां की जो कल्चर है वो अलग है, वहां के लोग अलग तरह का सोचते हैं, वहां का हिंदू अलग है, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए इस बार के चुनाव में 206 सीटें आई बीजेपी की और पूरी तस्वीर बदल गई। लेकिन इसके बावजूद भी दक्षिण भारत में चुनाव सिर्फ धर्म या राष्ट्रवाद पर तय नहीं होते। यहां भाषा, क्षेत्रीय पहचान, जातीय समीकरण, फिल्म संस्कृति यानी कल्ट जिसे आप कहते हैं, कल्ट फिगर, स्थानीय नेताओं की पकड़ और क्षेत्रीय दलों का नेटवर्क कहीं ज्यादा मजबूत है अगर अब बाकी जगहों से तुलना करें। यही वजह है कि बीजेपी को दक्षिण में तेज लहर नहीं बल्कि लंबी राजनीतिक यात्रा करनी पड़ रही है। आंध्र प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बीजेपी आज भी अपने दम पर बड़ी ताकत नहीं है। उसे सत्ता तक पहुंचने के लिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पर निर्भर रहना पड़ रहा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत गठबंधन की वजह से हुई। यही कारण है कि इसे बिहार मॉडल भी कहा जाता है। जैसे बिहार में बीजेपी लंबे समय तक जेडीयू के साथ जूनियर पार्टनर के तौर पर रही और धीरे धीरे खुद को मजबूत किया। हालांकि बीजेपी पहले भी मजबूत हो चुकी थी, पिछले चुनाव में भी बीजेपी को ज्यादा सीटें आई थी जेडीयू की, लेकिन उसके बावजूद भी वो जूनियर पार्टनर बन के ही रही। वैसे ही आंध्र प्रदेश में पहले सहयोगी बनकर दूसरी पार्टियों के साथ चलकर बीजेपी अपनी जमीन तैयार कर रही है। लेकिन दक्षिण भारत का ये रास्ता अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि यहां क्षेत्रीय दल सिर्फ चुनावी पार्टियां नहीं बल्कि सामाजिक पहचान का हिस्सा है। और आप देखिए 60 साल से तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके यानी दशकों से द्रविड़ राजनीति और कल्ट फिगर, आप देखिए करुणानिधि हो, एमजीआर हो, जयललिता हो या उसके बाद स्टालिन बने हों, ये सब जो द्रविड़ राजनीति से जुड़े लोग हैं, कल्ट फिगर बहुत बड़ी वजह थी इसकी, और इस वजह से ही ये तकरीबन 6 दशक तक सत्ता में बने रहे। अब टीवी के की स्थापना करके विजय ने चुनाव लड़ा और जीत गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। तेलुगु राज्यों में टीडीपी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस जैसे दलों की अपनी जड़ें हैं। हालांकि बीआरएस अब कमजोर हुआ है। केरल में कांग्रेस और वामपंथ की राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि
सामाजिक ध्रुवीकरण और वैचारिक नेटवर्क का हिस्सा है। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण में अकेले लड़ने की बजाय धीरे धीरे सामाजिक आधार की रणनीति अपना रही है। तेलंगाना में उसने यही किया। पहले मामूली वोट शेयर था, फिर धीरे धीरे उसने खुद को कांग्रेस और बीआरएस के बीच तीसरी ताकत के रूप में मुख्य विपक्ष की तरफ बढ़ना शुरू किया। और पिछले चुनाव में लगा भी था कि बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन सकती, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि सारा पासा पलट गया। बीआरएस कमजोर हुई तो बीजेपी ने उस खाली जगह को भरने की कोशिश शुरू कर दी। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, राजनीति में कभी भी वैक्यूम नहीं रहता। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है, वहां उसको भरने के लिए कोई ना कोई दल, कोई ना कोई नेता आ जाता है। तमिलनाडु में ये वैक्यूम था, अन्नामलाई इसको समझ रहे थे, लेकिन बीजेपी शायद समझ नहीं पाई और उस वैक्यूम को किसने भरा? टीवीके ने, विजय ने भरा। केरल की कहानी अगर जाने तो ये और दिलचस्प है। यहाँ आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका नेटवर्क बहुत पुराना और मजबूत है। हजारों शाखाएं हैं, दशकों से कैडर वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी वहां पर वोट हासिल नहीं कर पाती। क्योंकि केरल की राजनीति सिर्फ संगठन पर नहीं चलती, वहां मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक, वामपंथ की वैचारिक पकड़ और कांग्रेस का सामाजिक गठजोड़ बहुत मजबूत है। इसीलिए बीजेपी ने अब सिर्फ हिंदू ध्रुवीकरण पर नहीं, बल्कि ईसाई समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति शुरू की है। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु की चुनौती भी बहुत बड़ी है। यहां बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या ये कि उसे अभी उत्तर भारतीय और हिंदी बेल्ट वाली पार्टी माना जाता है और इस छवि से वो बाहर नहीं निकल पा रही। द्रविड़ आंदोलन ने दशकों तक हिंदी और उत्तर भारतीयों के राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ राजनीति की। इसी कारण तमिल पहचान वहां धर्म से भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने अन्नामलाई जैसे नेताओं के जरिए अपनी उपस्थिति बढ़ाई, लेकिन आखिर में अन्ना द्रमुक से गठबंधन करने के चक्कर में बीजेपी ने अन्नामलाई को तमिलनाडु की राजनीति से बाहर खींच लिया और केंद्र में ले आई। और यह बीजेपी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि तमिलनाडु में अन्नामलाई की जो स्थिति है, जो जगह थी, वो जगह उस वैक्यूम को भर रही थी जो द्रविड़ राजनीति की वजह से पैदा हुआ था। और बीजेपी ने जब ये स्पेस खाली कर दिया अन्नामलाई को बाहर खींचकर, तो अभिनेता विजय की एंट्री हुई और राजनीतिक समीकरण अब और जटिल हो गए हैं। दरअसल दक्षिण भारत बीजेपी को एक अलग तरह का सबक भी देता है। उत्तर भारत में बीजेपी ने कई क्षेत्रीय दलों की जगह खुद ले ली, लेकिन दक्षिण में उसे अभी भी क्षेत्रीय दलों के साथ चलना पड़ रहा है। यही वजह है कि उसकी राजनीति यहां डोमिनेंट पार्टी मॉडल नहीं, बल्कि अलायंस और ग्रेजुअल एक्सपेंशन मॉडल पर चल रही है। आरएसएस की कहानी भी इसी, जो नेटवर्क है आरएसएस का, वो इसी कहानी का एक हिस्सा है। कर्नाटक और केरल में संघ की मजबूत मौजूदगी है, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पकड़ उतनी गहरी नहीं है। इससे यह भी साफ है कि सिर्फ संगठन काफी नहीं है, समाज की सांस्कृतिक बनावट भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे बीजेपी को समझना और उसके अंदर पेनिट्रेट करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर दक्षिण भारत बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे कठिन परीक्षा है। यहां उसे हर राज्य में अलग रणनीति बनानी पड़ रही है। कहीं गठबंधन के सहारे पड़ना है, कहीं सामाजिक समीकरण बदलने हैं, कहीं क्षेत्रीय पहचान को समझना है और कहीं अपनी बाहरी पार्टी वाली छवि तोड़नी है। इसीलिए दक्षिण में बीजेपी की लड़ाई तेज जीत की नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक धैर्य की कहानी बन चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जब बीजेपी की जीत हुई, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, तो उसके बाद समीकरण बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी जो 3% वोट थे, जिसके 15 साल पहले वो सरकार बना लेती है और उसको 206 सीटें मिल जाती हैं, यहां से बीजेपी का वो मंत्र शुरू होता है, वो रणनीतिक चाल शुरू होती कि किस तरह से वो बिल्कुल कम सीमित दायरे में रह के और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के, 10 से 15 साल की पॉलिसी बना के किस तरह से वो चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है और वहां जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कमजोर कर सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।